जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जॉब की में। दोस्तों, आप लोगों सबको पता है कि हमारी यूपी पुलिस की परीक्षा सिर पर है, जिसका एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर अंदर होना है। और इसी परीक्षा को टारगेट करते हुए मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस स्पेशल जीके एंड जीएस। ठीक है, आप लोगों को सबको पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको रेगुलरली हिंदी की क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट किसी प्रकार से। दोस्तों, मैं आपको एक बार और बता दूं कि अपने इस चैनल पर आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, है ना, तो मैं आपको प्रॉपर्ली जीके एंड हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी पहली वीडियो यूपी जीके एंड जीएस यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे डैश कहते हैं। आपको बताना है कि जिसमें विद्युत प्रवाह को मापा जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ए विरूपण डिस्टोरेशन मीटर, ए अमीटर, सी एनेमोमीटर, डी माइक्रोवेव पावर मीटर। फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रव या गैस में निम्नलिखित छोटे कणों की टेढ़ी-मेढ़ी जिग-जैग गतिविधि को कहा जाता है। तो द्रव या गैस में जो छोटे छोटे कण होते हैं वो टेढ़े-मेढ़े होते हैं, उन गतिविधि को क्या कहते हैं। ए विसरण, बी परासरण, सी ब्राउनी गति, डी संपीड़ना। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था। आपको बताना, जो प्राचीन बंदरगाह था मुजिरिस वो किस भारतीय राज्य में स्थित था। ए केरल, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल में स्थित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। आपको बताना है कि तीसरी बौद्ध जो परिषद हुई थी वो कहाँ पर आयोजित हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए यांगून, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी राजगीर। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी वो हुई थी हमारी पाटलिपुत्र में। ये हुई कब थी? ये हुई थी 251 ईस्वी में। ठीक है, 251 ईस्वी में। अच्छा, उस समय शासनकाल किसका था? इस समय शासनकाल था हमारा सम्राट अशोक का, मतलब अशोक के शासनकाल में हुई थी ये। अशोक के शासनकाल में हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। ठीक है, मोगली पुत्र तिस्स, ठीक है, तिस्स ने की थी इसकी अध्यक्षता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था। आपको बताना है कि ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था। ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी अकबर। फ्रेंड्स, वो आया था हुमायूं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मिश्र धातु गुलाब सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है। आपको बताना है कि जो मिश्र धातु होती है गुलाब, तो सोने के साथ कौन सी और दूसरी धातु मिलाई जाती है। ऑप्शन ए प्लेटिनम, बी चांदी, सी क्रोमियम, डी तांबा। फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी तांबा। मिश्र धातु में गुलाब में सोने के साथ तांबा को मिलाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मोनोमर क्रिप्टोलेक्टस का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। ऑप्शन ए टेफ्लॉन, बी लाइलॉन 6, सी बेकेलाइट, डी केवलर। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाइलॉन 6। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है। ए क्रोमियम, बी जस्ता, सी एल्युमिनियम, डी निकिल। फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जस्ता के साथ। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को
जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना है। अगला क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? ए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, सी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डी पर्यावरण न्यायाधिकरण। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों को प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? तो हमारा किया गया था ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ठीक है, ये कब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? आपको बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ए 1526, बी 1576, सी 1605, डी 1660। फ्रेंड्स, ये हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। अच्छा, तो ये हुआ किस किस के बीच था? ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, इसमें जीत हुई थी, अकबर जीता था। और इसमें इस युद्ध में अकबर का सेनापति था, वो था मानसिंह सेनापति था। ठीक है, कौन था? मानसिंह सेनापति था अकबर का, इसमें मानसिंह सेनापति था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है? 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए असम, बी लाहौर, सी यूएसए, डी लंदन। फ्रेंड्स, इसका जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था लंदन में। ठीक है, और आपको होमवर्क है आपका, तो आपको बताना है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपको होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, आपको ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1830 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए देवेंद्र टैगोर, बी अविंद्रनाथ टैगोर, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी सुरेंद्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। और इसी के साथ एक चीज़ की स्थापना और की थी इन्होंने, वो है हमारा मासिक पत्रिका तत्वबोधिनी। ठीक है, मासिक पत्रिका नाम क्या था इनकी? तत्वबोधिनी था। अगला आता है, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह डैश द्वारा लिखी गई। आपको बताना है प्राचीन गणित पुस्तक की सार संग्रह है वो किसने लिखी है? ऑप्शन ए भास्कराचार्य, डी महावीराचार्य, सी आर्यभट्ट, डी ब्रह्मगुप्त। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी महावीराचार्य। ठीक है, जो प्राचीन गणित पुस्तक थी वो गणित सार संग्रह वो लिखी थी महावीराचार्य ने। वो लिखी किस लिए थी? उसमें आपको बताया गया था कि एलसीएम के जो प्रचलित फार्मूले हैं, तरीके जो उसको बताने के लिए, एलसीएम के प्रचलित तरीके बताने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए मृदा जल, बी धूप, सी मृदा, डी वायु। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में से किसको प्लम्बिस्म भी कहा जाता है? ऑप्शन ए फास्फोरस विषाक्तता, बी संख्या आर्सेनिक विषाक्तता, सी प्लूटोनियम विषाक्तता, ऑप्शन डी सीसा विषाक्तता। फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सीसा विषाक्तता कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों को कौन नियंत्रित करता है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी
निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मतलब कोई भी आदमी प्रत्यक्ष रूप से विदेशी निवेश करता है तो उसको नियंत्रित कौन करता है? ए, सहकारी समितियां, बी, भारतीय रिजर्व बैंक, सी, इंडियन ओवरसीज बैंक, डी, भारतीय स्टेट बैंक। फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो आपको बताना है, एक और आपके लिए होमवर्क है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है? ऑप्शन ए, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि, बी, वनोन्मूलन, ऑप्शन सी, अविकसित देशों को कम सेवाएं, डी, औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। दोस्तों, अपने इस चैनल पर आपको प्रॉपर्ली हिंदी की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है और इसी क्रम में आज फिर मैं आपके लिए ला रहा हूँ पहली वीडियो मेरी जीके एंड जीएस की। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो चैनल को शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, जिसको मैं और आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूँ। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी हिंदी की, तो ऐसे हिंदी की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रुपये किसका चिन्ह है? ए, रूसी रूबल का, बी, इंडोनेशियाई रुपया का, सी, भारतीय रुपया का, डी, उपरोक्त में कोई नहीं। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रुपया का। अच्छा, आपको बताएंगे ये साइन है रुपये का, वो कब लिया गया था? ये लिया गया था 15 जुलाई 2010 को, 15 जुलाई 2010 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? मतलब ऐसे बागान जहां नगद कृषि उगाई जाती है नगद पैसे के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? ए, निर्भर खेती, बी, किचन गार्डन, सी, झूम खेती, डी, रोपड़ खेती। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोपड़ खेती बोलते हैं इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? आपको बताना है कि इसमें से किस देश का पुराना नाम सिलोन था। ए, मालदीव, बी, श्रीलंका, सी, मॉरिशस, डी, सूरीनाम। फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता था? विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता था? ए, टैगा, बी, टुंड्रा, सी, हिमाच्छादित क्षेत्र, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, विश्व के शीत मरुस्थलों को टुंड्रा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वत के उदाहरण हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन है जो नीलगिरी पर्वत के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए, संचित पर्वत, ऑप्शन बी, प्रखंड पर्वतों, सी, अपशिष्ट पर्वतों, डी, मोरदार पर्वतों। फ्रेंड, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अपशिष्ट पर्वतों का। जो नीलगिरी पर्वत है हमारा, वो अपशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स पाया जाता है हमारा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में ये फैला हुआ है। नीलगिरी पर्वत कहाँ का फैला हुआ है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है, यमुना और बैतूल नदियों का संगम कहाँ होता है? आपको बताना है कि यमुना और बैतूल नदियों का संगम होता कहाँ पर है? ए, कुरुसेला, बी, इलाहाबाद, सी, आलमपुर, डी, हमीरपुर। फ्रेंड्स, यमुना और बैतूल नदियों का संगम होता है हमारा हमीरपुर में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, और हमारी बैतूल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं? आपको बताना है कि चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है। ऑप्शन ए, नेपाल, ऑप्शन बी, बांग्लादेश, ऑप्शन सी, पाकिस्तान से,
ऑप्शन डी श्रीलंका से। फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से संगीत के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? आपको बताना है कि संगीत के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ए व्यास सम्मान, बी इकबाल सम्मान, सी कालिदास सम्मान, डी कबीर सम्मान। फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कालिदास सम्मान। संगीत के लिए कालिदास सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए मार्च 22, बी सितंबर 22, सी अप्रैल 22, डी फरवरी 22। फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मार्च 22 को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार 2023 को जो बनाया गया था जल दिवस, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी एक्सिलरेटिंग चेंज। क्या नाम था? एक्सिलरेटिंग चेंज। ठीक है, ये इस बार की थीम थी 2023 की। आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए नज़्जुल गीति, बी गीतांजलि, सी राजतरंगिणी, डी मधुशाला। फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। गीतांजलि किसने लिखी थी? गीतांजलि लिखी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और राजतरंगिणी लिखी थी कल्याण ने। ठीक है, अब हम बताएंगे कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था। हरिवंश राय जी का बच्चन हुआ था हमारा इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में। और हुआ कब था? उनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907 को। 27 नवंबर 1907 को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? आपको बताना है कि संविधान सभा जो हुई थी उसका अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। ए 26 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 29 जनवरी 1952, डी 26 जनवरी 1949। फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है जो भारत के संविधान सभा थे उसके अध्यक्ष कौन थे। ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, डी श्री के एम मुंशी। तो आपको बताना है संविधान सभा अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव प्रारूप समिति अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 148, बी 145, सी अनुच्छेद 65, डी अनुच्छेद 165। फ्रेंड इसका आंसर है, राज्य में जो महाधिवक्ता का पद का जो सृजन किया गया वो किया गया अनुच्छेद 165 में, और इसकी नियुक्ति की जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा। इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सूफी कबीर अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश जिले में हुआ था। आपको बताना है जो अमीर खुसरो थे उनका जन्म कब हुआ था। फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी एटा में हुआ था। वर्तमान में है वो कासगंज बोलते हैं, वर्तमान में कासगंज में हुआ था। आपको एग्जाम में दो जगह से क्वेश्चन देखने मिल जाएगा, या तो मिलेगा ऑप्शन में एटा या फिर देखने मिलेगा आपको कासगंज। ध्यान रखेंगे, वर्तमान में पूछता है तो कासगंज, और प्राचीन समय में वो पूछता है तो एटा में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? अभी फिलहाल में एग्जाम हुआ था 17-18 फरवरी को, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने मिला था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताना है ऑप्शन ए गुलाब, बी गेंदा, सी चमेली, डी पलाश। फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी पलाश। कभी कभी एग्जाम में पलाश न देकर तो आपको पूछ देता है टेसू दे देता है, तो इसका दूसरा नाम बोलते हैं हम टेसू। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के राजकीय फूल है या तो ऑप्शन में आएगा टेसू या फिर आएगा पलाश। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है?
आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। ऑप्शन ए कांथ टाके, बी जरदोजी, सी चिकन करी, डी संगमरमर जड़ना। फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कांठ टाके। और चिकन करी तो पता ही है आपको, नखलऊ की बहुत फेमस है। तो ये कांठ टाके है कहाँ, ये है हमारे दोस्त बंगाल का। ठीक है, कहाँ का है, बंगाल का। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बरेली, बी प्रयागराज, सी नोएडा, डी मेरठ। फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज। ठीक है, आप फिर देखो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है, प्रयागराज, लेकिन जो इसका नया मुख्यालय प्रस्तावित है वो है हमारा लखनऊ में। लखनऊ में प्रस्तावित किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस का नया मुख्यालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करता है। तो आपको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश से साझा करता है। ए चीन, बी भूटान, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी नेपाल। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों आपको केवल मेरा एक काम करना है, आपको मेरा मोटिवेशन बढ़ाना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि मैं आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। और अब जीके के बाद मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी हिंदी की, जिसमें हम यूपी पुलिस परीक्षा को टारगेट करेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप मेरी क्लास से जुड़े रहते हैं तो आप हिंदी में 37 में से पूरे 37 स्कोर करके आएंगे। ठीक है, जो जैसा कि मेरा स्कोर खुद का था पुलिस में 37/37 था मेरा पूरा स्कोर। 17 तारीख को मेरा एग्जाम हुआ था, 17 फरवरी को, है ना। और आप भी मेरी तरह पूरे 37 में से 37 का स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आज का हम अपना अंतिम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन है हमारा आज का, दिसंबर 2023 में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। ए पुणे, बी सिंधुदुर्ग, सी लखनऊ, डी भोपाल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सिंधुदुर्ग में हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जिंदाबाद रहिए, जबरदस्त रहिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।